हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एंड ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वैसे आप इसको टाइमलाइन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको टाइमलाइन में अगर डालने की कोशिश करूंगा तो फिर वो जो बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगी और हम जो है गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसी वजह से जो है मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को पूरे को अलग से रखा है, ताकि इसको एक अलग भाग में कवर किया जाए। और सिर्फ यही नहीं होता है, इसके अलावा आप देखिए कि कुछ एसोसिएशन ऐसी भी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भी बनी थी, या तो इससे पहले बनी होंगी या इसके बाद बनी होंगी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा, क्योंकि उनमें से कुछ भी खास आपको पेपर के अंदर देखने को नहीं मिला है। इस वजह से उनको अलग से जो है एक रिकॉर्डेड सेशन आपका ऐप में डल जाएगा। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आप देखिए कि पिछले एक साल के अंदर अगर मैं सारे पेपर्स उठा के देखता हूं, जब मैंने एसएससी के पेपर उठा के देखे तो मुश्किल से मेरे को 3 या 4 सवाल इसके मिले हैं। और अगर मैं रेलवे के भी उठा के देख लूंगा तो फिर सारे सवाल अगर मैं मिला लेता हूं तो 8 से 10 सवाल इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बन जाते हैं। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि शायद इसकी वेटेज इतनी कम है, तो क्या इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसका ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा है नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पढ़ना ही चाहिए है। वैसे मैं बता रहा हूं कि कई बार जो है इससे बहुत ज़्यादा भी सवाल आ जाते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा सा वॉलेटाइल टॉपिक है, कभी भी जो है एग्जामिनर ज़्यादा टच कर लेगा तो फिर उस केस में आप फंस जाएंगे। इसको जो है गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा। जैसे कुछ टॉपिक मैं हमेशा बोल देता हूं कि भाई ये इतना जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस वाले को बेशक से इसमें से अभी लेटेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट मैं बोलूँगा कि इसको पढ़ के जरूर जाइए, इसमें से कुछ भी जो है आगे पूछा जा सकता है। और आज के सेशन में हम जो है वो तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसके अंदर इनबिल्ट कर दी हैं, है ना। जो मेरे को लग रहा है, अलग अलग थ्योरीज जो लोगों ने दी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वो भी डाल दी हैं, है ना। कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में, उनको किसने प्रिजाइड किया, और उन सेशंस के अंदर पर्टिकुलर एक लाइन में हम बात कर लेंगे कि वो एग्जैक्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रायता इसके अंदर फैलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के एक कंप्लीट सेशन आपके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो जाएगा। आ जाइए फटाफट से जी। गुड इवनिंग सभी को जी। कह रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है बहुत ही नेक्स्ट लेवल, और ऐप भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी तारीफ करने के लिए। अच्छा हाँ, इसी के साथ मैं अगली प्लानिंग भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारा रामबाण 4.0 बैच होने वाला है, यानी कि अभी जो हमारा बैच चल रहा है, ये वाला जो बैच चल रहा है, इसमें ही जो एक और इंपॉर्टेंट खास वीडियो कल आने वाली है, ठीक है, उसके बारे में भी शुरुआत में ही बता देता हूं। एक तो ये बात रखना कि 0 to हीरो बैच है भाई मेरे रामबाण 4.0, जिसने भी अभी तक इसको नहीं लिया है इसको अवेल कर लीजिएगा। और इसमें जो है अभी शायद कूपन कोड हटा नहीं है, 899 की जगह पे इसको जो 599 का अभी भी शायद कर रखा है टीम ने, और ये हो सकता है अभी तुरंत ही हट जाए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती अभी इन्होंने कर रखा है। कुछ बग आ रहा था जिसकी वजह से उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये अभी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है 599 का लेने की, और मोस्ट प्रोबेबली वो बग शायद आज तक रिजोल्व हो ही जाएगा, आज रात तक, तो ये हट ही जाएगा कूपन आज के डेट में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद हम कवर करने वाले, वो है टाइमलाइन का। तो आपको जिसके अंदर बहुत गूज़बम्प्स भी आएंगे, बहुत मज़ा भी आएगा टाइमलाइन में। और वैसे तो टाइमलाइन को हमें जो है 2-3 भागों में बांट के करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी है टाइमलाइन, और ये मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसका रहने वाला है। इसके बाद हमारी मॉडर्न खत्म हो जाएगी। तो जो टाइमलाइन है ना, वो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक ही क्लास के अंदर कवर हो जाए, क्योंकि परसों में जब संडे का दिन आएगा तो फिर आप में से आधे लोग मैच में बिजी हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके से जो है हमारा किसी भी तरीके की कोई चीज़ हैम्पर हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, वो 5 या 6 घंटे की जो टाइमलाइन होने वाली है वो कल ही कवर कर दूंगा पूरी की पूरी टाइमलाइन को, ताकि आपका कहीं भी 1% भी नुकसान ना हो। और इसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स में जंप कर जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। जी जी जी, कल ही कवर कर देंगे, डन है पूरा का पूरा, और टाइमली कवर करेंगे। कल जो है मैं सही एकदम जल्दी में जो है कवर करवाऊंगा, यानी कि हो सकता है हम 8 बजे या 7 बजे ही उस सेशन को लाइव कर दें, क्योंकि वो थोड़ी लंबी जाएगी तो वो मैं पहले ही बता दूंगा। चलिए आ जाइए फटाफट से, अब हम आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप देखिए कि आज हम पढ़ने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INC हम बोल देते हैं। पेन का कलर मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ, तो अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि INC को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है। आप देखो कि INC से पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो हैं ये इतने तेज हैं, इनको पता कि भाई अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो ये तो हमारी छाती पर मूंग दलेंगे, तो इनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनने दें। आप सोचिए ना, है ना, सरकार के विरुद्ध कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो अराजकता मानी जाती है, जिसको कभी भी परमिट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो है आप देखिए जितनी भी इस
1888 तक 1885 तक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कोई भी बहुत बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर पाई, बड़े लेवल पे नहीं जा पाई। अब ऐसी कंडीशन में हमारे भारतीयों ने सोचा, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे जब ब्रिटिश आए थे तब हमारे भारतीय उतने तेज तर्रार नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम तक आप देखिए कि हमें नहीं पता था ना कि वो यूरोपियन कल्चर क्या है। लेकिन अब देखो जब 100-200 साल बीत गए तो अब धीरे धीरे 200 साल के बाद हम भी उनके लेवल पे आ गए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो वकील लोग हुआ करते थे भारत के अंदर, वो ब्रिटिश को अच्छे से समझने लग गए थे। और आप देखिए कि जैसे हम नेहरू वगैरह की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, ये सब तो बाहर विदेशों से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं ना, कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है, कोई कहीं से पढ़ के आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं आप देखिए जो वकील हैं, बैरिस्टर बने, तो वो जब विदेशों में पढ़ के आए उन्होंने वो सारा कल्चर को अडॉप्ट किया, तो उनको पता लग गया कि भाई ये लोगों को ऐसे हैंडल नहीं किया जा सकता है ना। और स्पेशली दादा भाई नौरोजी की हम यहाँ पे बात करेंगे, इडुलजी वाचा की बात करेंगे, तो इन्होंने ये चीज़ समझी कि भाई अंग्रेजों को इस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता कि आप सोचें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दें और अंग्रेज को हरा दें और यहाँ से बाहर निकाल दें। जो काम अंग्रेज ने किया हमें बिल्कुल वही करना पड़ेगा और मॉडर्नाइजेशन के तरीके से करना पड़ेगा। तो इस केस में इन्होंने एक पूरा का पूरा बैठा दिमाग लगाया और बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं और इसकी फीता कटाई अंग्रेज से ही करवाते हैं। जैसे आपके कस्बे में कोई भी चीज़ हो रही होगी है ना, तो आप क्या करते हैं, वहाँ के विधायक को बुला लेते हैं कि भाई फीता काट देंगे, वो आगे है ना, माई बाप आप ही सब कुछ है ना, आप ही की वजह से हो रहा है, विधायक का नाम हो जाता है उस चीज़ में है ना। आपने कोई हॉस्पिटल खोला, कोई मंदिर खोला, कुछ खोला, विधायक को बुला लिया, तो उसका भी नाम हो जाता है कि ऑडियंस देख रही है, विधायक साहब आए, विधायक साहब आए, है ना। तो वही वाली कहानी है। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस टाइम पे एक आदमी हुआ है जिसका नाम है डफरिन। अब डफरिन सच में डफर हुआ है, आप देखिए, क्योंकि डफरिन को लगा कि ये कोई बड़ी चीज़ तो होने नहीं वाली, क्या ही हो जाएगा, है ना। तो डफरिन ने क्या इसको माना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि एक छोटी सी माइनॉरिटी के लिए ये लोग खड़े हो रखे हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटे से सेक्शन को कवर कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी कितनी हो गई थी ये तो हमें पता ही है। आखिर में है ना, गांधी के आने के बाद इसका जो है एक अलग लेवल पे गांधी इसको लेकर जाएंगे। इसीलिए गांधी को जो है हम कहीं ना कहीं आप समझिए कि बहुत ऊपर का दर्जा देते हैं अगर हम आज़ादी के संग्राम को देखते हैं, क्योंकि जब तक गांधी नहीं आ रहे हैं तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस वो रूप नहीं ले पाई थी जो कि लेना चाहिए था, है ना। और उतना मास स्केल पे लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इवन अंदर के ही लोग जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप समझिए कि बहुत क्रिटिसाइज भी किया था कि ये किस लिए बनाया गया है ना। तो अभी हम उसकी थ्योरीज की भी बात करेंगे कि कौन से नेता ने क्या थ्योरी दी कि क्यों इसको बनाया गया है। लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि ब्रिटिश लोगों को अपने साथ लेकर ही इसको बनाया गया था। फिर दूसरी एक बात हमें यह भी समझनी है कि 1878 का टाइम आप देखिए, 1878 का टाइम आप याद कीजिए, ये वो टाइम था जब लिटन जो है ना, लिटन का आपको मैंने कई बार बता दिया है बीच में, है ना, ओवन मेरिडरिथ उसका नाम था। ये दिल्ली दरबार भी इसने लगाया था। और आप देखिए कि ये जो लिटन है इसने क्या किया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ले आया था, जिसके अंदर बोलता था कि भाई अंग्रेजी के अंदर तो सब पत्राचार होगा, है ना, सारे के सारे अखबार भी छपेंगे, किताबें भी छपेंगी, लेकिन जो वर्नैकुलर लैंग्वेज हमारे देश की जो लैंग्वेज है ना, चाहे वो अरबी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसके अंदर नहीं हम छपने देंगे, है ना। तो इससे दिक्कत हो गई लोगों को कि भाई अपने खुल के विचार नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी में ही आप देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक व्यक्ति था, एओ ह्यूम जिसको हम बोल देते हैं। ये एओ ह्यूम ने जो है आप समझो कि ये किससे मिलता है, दादा भाई नौरोजी और दिनशा अडलजी वाचा से मिलता है। तो ये कुल 3 आदमी है जो मेजर है, ये तीनों आदमी है ना, तीनों आदमी, ये पारसी आदमी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और पारसी लोग जो है आप देखिए कि बहुत दिमागदार रहते हैं, बहुत आप समझो नंबर में बेशक से कम है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन इकोनॉमिकल वेल्थ इनके पास बहुत ज़्यादा है ना। तो आप समझिए कि ये तीनों मिलते हैं भाई साहब, डिसाइड करते हैं कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है कि एक तो लिटन साहब ये वाला काम कर गए थे, है ना, ये उचित नहीं है। दूसरा आर्म्स एक्ट आ गया है भाई मेरे, और अगर ऐसे ऐसे एक्ट आएंगे बिना दलील के ही उठा लेंगे लोगों को, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये 2 एक्ट जो है मैंने बताया आपको कौन सा, एक तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, मैं लिख देता हूं कहीं पे, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया, और एक जो है एक आपका हो गया आर्म्स एक्ट। कोई भी आपको मतलब कि बंदूक वगैरह रखनी है तो इनसे ब्रिटिश से परमिशन लेनी है। और इसमें जो है वर्नैकुलर एक्ट में कि इंग्लिश भाषा को तो अलाउड है लेकिन बाकी की लैंग्वेज को नहीं, क्योंकि अंग्रेज को समझ नहीं आती थी और लोग जो है अपनी वर्नैकुलर भाषा में दड़ दड़ लोगों को बता रहे थे कि भाई ब्रिटिश ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए खतरे की घंटी थी। तो ये 2 चीज़ों का विरोध करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें कोई ना कोई संगठन बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो है डफरिन ने बोला कि ये कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, तो छोटी सी बात कर रहे हैं। तो ये 3 लोगों ने जो है मिलकर सबसे पहले इस संगठन को बनाया। इस आदमी को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जो है एक चेहरा बनाया गया कि भाई ये ब्रिटिश ही है, तो इससे डफरिन को भी दिक्कत नहीं हुई, डफरिन भी खुश हो गया कि भाई हमारे ही आदमी को यहां पे रखा गया है ना। तो इस वजह से आप देखिए कि ये दोनों जो है बहुत सॉफ्ट पॉलिटिक्स इन्होंने किया, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत बहुत एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। हाल आप समझो इनके ऐसे हैं कि इनको हम नरम दल के नेता के टाइप पे कह सकते हैं, नरम दल से भी ज्यादा ही नरम हो गए कुछ, है ना। तो इनका हाल कुछ ऐसा है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से प्रेयर कर ली जाए, रिक्वेस्ट कर ली जाए, है ना, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग वे से प्रेयर प्लीड, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या
प्रेयर प्लीड वाला मोड, रिक्वेस्ट प्रेयर प्लीड, यानी कि इन लोगों का हाल ये था कि इस तरीके से किसी भी तरीके से जो अंग्रेज से हमें काम निकलवाना है। कहीं भी ये नहीं है कि पूरा का पूरा भारत को अभी आजाद करवा दीजिए, अभी तो नींव पत्थर रख रहे हैं भाई मेरे, और धीरे धीरे फिर दीमक की तरफ फैलेंगे, ऐसा इनको जो है खेल है सारे का सारा। तो ये आपको समझना है। इनको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, लिबरल्स बोलते हैं। क्या बोला गया, मैंने कहा नरम से भी कुछ ज्यादा ही नरम हो गए। एक तो नरम दल बनेगा, नरम दल तो फिर अलग है, लेकिन नरम दल इतना भी नरम नहीं था, ये कुछ ओवर नरम हो गए, तो इनको हमने क्या बोल दिया, लिबरल्स बोल दिया, लिबरल्स। ठीक है, ज्यादा ही उदारवादी हो गए। एक चीज दिनशा अडलजी वाचा के बारे में याद रखना, इनको नाइटहुड का टाइटल 1917 में मिल रखा है, ये कभी पूछ लिया जाए पेपर में तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको 1885 में जो है फॉर्म किया जाता है, और इसको कहां फॉर्म किया जाता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर। तो ये पूरा आपको नाम याद रखना है, ये गोकुल तेजपाल स्कूल जो है या कॉलेज है, जो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है आपसे। उसके बाद किसने बनाई है, तो ये 3 आदमियों को मैंने नाम बता दिए। वाइस रॉय उस टाइम पे कौन था, तो डफरिन जो है उस टाइम पे डफर है, इसने बनने दिया। आप ऐसे समझ लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई मेरे, टू फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन एजुकेटेड इंडियंस एंड ब्रिटिश। देखो अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कि जब भी अंग्रेज को बात करनी होती थी, तो अंग्रेज जो है सारे भारतीयों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है, आप प्लीज इस बात को समझिए कि जब भारत के अंदर मेरे को लग रहा है गिन के 4-5% लोग भी एजुकेटेड नहीं होंगे, ऐसा हाल भारत का है। यानी मैक्सिमम जनता भारत की अनएम्प्लॉयड, तो चलो एक अलग कह लेते कि खेती वगैरह में लगी है, अनएजुकेटेड है ऐसे कह लीजिए, है ना, जिनको अभी कायदा भी पढ़ना नहीं आता। कायदा पता है ना क्या होता है, जिसमें सिखाया जाता है ये ABCD वगैरह, उसको कायदा बोलते हैं, वो भी पढ़ना नहीं आता था, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि ये ब्रिटिश लोग बात किससे करेंगे, इनको चाहिए कोई एजुकेटेड सेक्शन, और मैंने पहले ही बताया बैरिस्टर वगैरह लोगों का जो है एक एजुकेटेड सेक्शन तैयार हो गया था उस टाइम तक, क्योंकि वो इतने डेवलप हो गए थे। अब जो है एक डायलॉग हो सकता है। डायलॉग क्या है, ये सरकार है और बीच में जो है ये आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे है लोग। इन लोगों के बिहाफ पे ये जो लोग हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, है ना, ये जो है इस सरकार से बात कर सकते हैं, और फिर ये लोग जो अपनी भाषा में इनको समझा सकते हैं नॉर्मल लोगों को। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, इसी काम के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने अभी आपको बताया 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है। कहां पे हुआ है, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ है भाई मेरे। उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्राउंड्स क्या है, वो सारे मैंने अभी बता दिए हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला आपको। इसके अलावा संस्थापक में जो है ये 3 लोग हैं, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनशा अडलजी वाचा। लेकिन इनमें और भी बहुत सारे लोग थे, बट ये मैंने मेजर बताए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट। WC बनर्जी हो गए, है ना, फिर आगे चल के हम देखेंगे इसके अंदर तो क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये इन 3 का नाम जो हम सबसे जरूरी लेते हैं। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है ना, सबसे बड़ा बुढ़ऊ भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम पे भी जाना जाता है। लिख देता हूं मैं कहीं, फिर बाद में आपको जो है कंफ्यूजन होगी। तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए इनके बारे में भी अभी बात करेंगे, है ना। और इसके अलावा आप देखिए डफरिन जो है उस टाइम का वाइस रॉय हो गया, और उद्देश्य क्या है, शिक्षित भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में संवाद स्थापित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। अच्छा, प्रथम सत्र जो है उसमें 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे, और दूसरा सत्र जो उसमें 434 प्रतिनिधि गए थे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें अगर हम देखते तो मैक्सिमम लोग वकील ही थे, और महिलाएं हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन बता दिया, सेकंड सेशन में काफी लोग गए थे, ये पूछा जाता है कई बार, ये पहले भी पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया। और महिलाएं हमें नहीं दिखाई देती, ज्यादातर वकील लोग ही दिखाई देते हैं। ठीक है जी, चलिए सवाल देखते हैं। एक अभी लेटेस्ट का जो सवाल NTPC में हमें देखने को मिलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द आइडिया टू मोबिलाइज ऑल द लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अंडर ए कॉमन प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेसिकली ये उल्टा पुल्टा करके सवाल ये पूछना चाह रहे हैं भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है स्थापित करने के लिए किसने एफर्ट मारे हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने 3 लोगों के नाम बताए थे, है ना। A.O. ह्यूम का नाम बताया, अपना दिनशा अडलजी वाचा का नाम बताया, और साथ में दादा भाई नौरोजी का। तो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, A.O. ह्यूम है, क्योंकि उन्हीं को जो है फेस रखा गया था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए लीडर ऑफ मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये भी कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे लिबरल्स की मैंने बात की, लिबरल्स में 3 तरह के सेक्शन आप बांट सकते हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 3 तरह के सेक्शन हम बांट लेते हैं, इसको हटाओ यहां से। देखिए एक लीडर आपके बनते हैं लिबरल्स, लिबरल्स मतलब उदारवादी। अब लिबरल्स में कैसे हो सकते हैं, है ना, एक तो हो गए जैसे दादा भाई इडुलजी वाचा वाले हो गए, ठीक है, इडुलजी वाचा हो गए, WC बनर्जी टाइप हो गए।
फिर बाद में मैंने क्या बोला, लिबरल्स की पॉलिसी ज्यादा ये रहती थी प्रेयर करना, प्लीड करना। तो बहुत सारे लीडर्स लिबरल से ही बाहर निकलते हैं, लिबरल से ही बाहर निकलते हैं, लिबरल का दौर चला जाता है। फिर जो आता है वो किसका आता है, आपका नरम दल का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नरम दल। एक है नरम दल, एक है गरम दल। ठीक है, इन्हीं नरम दल को हम मॉडरेट्स भी बोल देते हैं, मॉडरेट्स, मॉडरेट्स। ठीक है, ये हो गए बहुत ही उदारवादी, ये हो गए बीच के मॉडरेट। ठीक है, तो मॉडरेट में हम सबसे पहले जो है आप देखिए जी के गोखले साहब हो गए, जी के गोखले हो गए, गांधी हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, रास बिहारी लिख देते हैं, ये सारे के सारे जो है नेहरू हो गए, है ना, नेहरू हो गए, ये सारे आपको जो है नरम दल या फिर मॉडरेट्स में देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा जो है, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो, वो आप देख लीजिए, तीसरे जो हैं वो हैं गरम दल, गरम दल। इसको क्या हम बोल देते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स। इसमें कौन होंगे, मेजर होंगे लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल, बाल, पाल, इन तीन की जोड़ी होगी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है जी, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। साथ में लाल, बाल, पाल के हम जो है एक आप समझो औरोबिंदो घोष। अब औरोबिंदो घोष जो हैं, इनका क्यों नाम इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी आर्म्ड रेवोल्यूशन हुए हैं ना, जितने भी लोग आप देखिए कि बागा जतिन तक जैसे जो लोग हुए, उनको कौन आर्म्ड सप्लाई कर रहा है, यानी कि हथियार कौन दे रहा है, वो औरोबिंदो घोष दे रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हथियारों की फैक्ट्रियां लगवाई हुई थी, और ऐसा नहीं कि सीधे तौर पर, है ना, इनडायरेक्ट वे से, और वहीं से जो बहुत सारे बंगाल के अंदर स्पेशली आप देखेंगे, है ना, तो यही हथियार सप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे से, नॉट डायरेक्टली। और अनुशीलन समिति के अंदर जो भी हमें देखने को मिलेगा वो औरोबिंदो घोष से ही रिलेटेड है, अनुशीलन समिति वाला, अनुशीलन वाला, अनुशीलन समिति वाला, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, तो कई बार हमसे पूछ लेता है। तो आप देखिए कि ये तीन सेक्शन के नेताओं का आपको पता होना चाहिए। चलो, अब हमसे सवाल क्या पूछा वो देख लेते हैं। हमसे पूछ रहे हैं इनमें से जो है किसको हम कंसीडर नहीं करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट किसको कंसीडर नहीं करेंगे आप समझना। औरोबिंदो घोष का अभी मैंने आपको बताया, ये मॉडरेट नहीं हो सकते, ये तो भाई गरम दल के नेता हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो जो आदमी हथियारों की बात करे वो नरम कैसे हो सकता है, वो तो गरम ही होगा। तो इसका सबसे उचित उत्तर जो है औरोबिंदो आएगा। फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब जो है आप इनको जनरली हम लिबरल्स या मॉडरेट में पुट कर सकते हैं, बट गरम दल में तो नहीं पुट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब आप देखिए कि जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरियां दी, अपनी अपनी राय दी थी। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ इन इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड, वी आर प्रोवाइडिंग पीडीएफ्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सी योरसेल्फ, दिस इज इंग्लिश, दिस इज हिंदी, so we are providing in both languages, so just prefer any language. If someone will say that provide me in Bengali language, then someone will say provide in Assami language, so that is not possible for us. हिंदी मीडियम आ जाएगी भाई। हिंदी मीडियम वाले जो है 8 से 10 दिन लगते हैं कम से कम, और ऊपर से होली का टाइम था तो सब चीज़ तो बंद थी, तो 12 दिन तो लगते ही हैं उसके अंदर हिंदी वाली के लिए। ठीक है जी, तो अब बार बार जो है वो मत कीजिए, 2 मिनट अब इधर को फोकस कीजिए। चलिए, अब आप देखिए कि अलग अलग लोगों ने थ्योरी दी। जैसे लाला लाजपत राय साहब हैं, इन्होंने क्या बोला, इसको सेफ्टी वाल्व की थ्योरी बोला, है ना, सुरक्षा कपाट सिद्धांत बोला। सेफ्टी वाल्व का मतलब आप समझो कि ये आपके घर में कुकर होगा, कुकर जो है फटे ना तो उसके लिए क्या होता है ना, अंदर अब देखिए भाप बने जा रही फट भी सकता है ना। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो हमने जो है बड़े बड़े रिएक्टर देखे, उसके ऊपर लगाए होते हैं, बड़े बड़े रिएक्टरों के ऊपर जब दवाइयाँ वगैरह हम लोग बनाया करते थे, प्लांट होते थे बड़े बड़े, है ना, तो उसके अंदर जो है सेफ्टी वाल्व लगाए जाते थे कि भाई पूरा रिएक्टर ही ना फट जाए। अब सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखें कि कुकर के अंदर अगर ज़्यादा आप समझिए भाप बन गई है तो वो सीटी जो है ऊपर हो जाती है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व, और वहां से जो है भाप बाहर निकल जाएगी। समझ गए, सेम ऐसा ही है लोगों के अंदर अगर बहुत बड़ा गुस्सा भर गया किसी बात से, है ना, अंग्रेज की किसी पॉलिसी से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया जिससे अराजकता फैल सकती है, तो उसकी सेफ्टी वाल्व यानी कि उसको गुस्से को बाहर निकालने के लिए बीच में एक आदमी को खड़ा कर दिया, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके थ्रू अंग्रेज जो है लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। यह सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया लाला लाजपत राय ने कि भाई ये जो कांग्रेस वाला सिस्टम है ये वाला है ना, इसको आप ज्यादा वो मत समझिए कि ये कांग्रेस हमारे लिए बनी है, ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये तो प्रेयर करते फिर रहे हैं, प्लीड करते फिर रहे हैं ना, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं अंग्रेजों के सामने, तो ये जो है अंग्रेजों के चमचे हैं। कुल मिला के कहानी ये है। फिर दूसरी आती है बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। रजनी पामे जो है, रजनी पामे एक जर्नलिस्ट हुए हैं भाई मेरे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ये,
मार्क्सवादी हैं, ये बोलते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पॉपुलर अपराइजिंग होगी, कोई भी लोकप्रिय विद्रोह होगा, उसको कुचलने का एक तरीका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बोला। उसके बाद आप देखिए लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, है ना, तड़ित चालक सिद्धांत कह लीजिए या राष्ट्रवादी सिद्धांत कह लीजिए, नेशनलिस्ट थ्योरी, ये किसने दी? ये जीके गोखले ने दी, है ना। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और इनकी इस बात से मैं भी सहमत करता हूं। इन्होंने ये बोला कि इफ इंडियंस हैव स्टार्टेड इट, ब्रिटिश वुड हैव डेफिनेटली सप्रेस्ड इट। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ भारतीयों ने इस संस्था को या इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया होता तो ब्रिटिश लोगों ने इसको कुचल दिया होता, लेकिन हमने जो है इसके बीच में अंग्रेज को भी रखा है, हमने और भी लोगों को रखा है, और अभी हम मॉडरेटली या फिर कहीं ना कहीं उदारवादिता से काम कर रहे हैं। हम तुरंत जो है हाइपर नहीं होकर काम कर सकते, धीरे धीरे करेंगे। तो ये इन्होंने बोला, ये भी बहुत बढ़िया बात बोली। नहीं तो सच में अंग्रेज ने कुचल दिया होता। तो इन्होंने जो है अंग्रेज के सामने प्लीड की है। इसका ये मतलब नहीं कि ये करना चाह रहे हैं, लेकिन करनी पड़ रही है शुरुआत में, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी नींव को पक्का कर रहे हैं जी। ये हो गया। इसके बाद आप देखिए कि वेल्थ ड्रेन थ्योरी एक दी गई है। वेल्थ ड्रेन थ्योरी का बहुत बार पूछा गया है। ये जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट है, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इस किताब के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे भारत की वेल्थ को जो चूस के अंग्रेज जो फॉरेन में लेकर जा रहे हैं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन किया। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत के अंदर जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट सबसे पहले कौन लेकर आया। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा कि नेशनल इनकम का, यहां कहीं लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया, तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की थी, ये मोटे तौर पे बताया गया था, एक ऑब्जेक्टिव तौर पे इन्होंने बताया था, ना कि कैलकुलेशन वाइज। बट नेशनल इनकम सबसे पहले इन्होंने ही कैलकुलेट की थी भारत की, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर आप देखिए कि एक ड्रेन थ्योरी है। अभी तो मैंने एक वेल्थ ड्रेन थ्योरी बताई। वेल्थ ड्रेन थ्योरी तो मेनली दादा भाई ने दी है, लेकिन एक मौखिक रूप पे भी ड्रेन थ्योरी जो दी गई है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई हमारे भारतीयों को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा जो जितना भी पैसा है ये अंग्रेज लोग जो है शोषण करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं और हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, न्यूनतम रिटर्न मिल रहा है। हालांकि इसके बारे में कोई किताब नहीं छपी है ना, सिर्फ इन्होंने दी है ये थ्योरी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली पेपर में अगर आ जाए वेल्थ ड्रेन थ्योरी का, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दादा भाई को देनी है, ना कि गोखले को। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन में दादा भाई ना दिखे तो फिर गोखले मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए मैकॉले का सिद्धांत। ये जो मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, मैकॉले क्या बोलता था ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी घृणा हमें भारत में देखने को मिलती है। ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की वजह से भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये बोलता है कि ऊपर के जो इंडियंस है ना, ऊपर के जो इंडियंस है एजुकेटेड या फिर कहीं के संपन्न लोग हैं, उन्हीं को नॉलेज दीजिए, यहाँ से वर्षा होगी नीचे वाले लोगों पर, है ना। बेसिकली ये भारत के लोग को गवार समझते हैं। इनका यही बोलना था कि भारतीय लोग बहुत गवार होते हैं। और मैकॉले के जो मिनट है वो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, है ना। मैग्ना कार्टा तक बोला जाता है इसको, कि इन्होंने पता नहीं क्या इतना बड़ा तबाही मचा दी थी भाई। सब कुछ तो अंग्रेजी में बोल दिया कि हायर एजुकेशन जितनी भी होगी सब अंग्रेजी में होगी, है ना। तो ये मैकॉले का सिद्धांत है। एक मैकॉले के बारे में जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा आप देखिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का कई बार पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। एक ये ध्यान में रख सकते हैं। एक आप द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना, इसकी जो शुरुआत, इसकी जो फाउंडर है इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिए हैं, ये भी पेपर में आजकल जो है पूछे जाते हैं। चलो, अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन थीम पे आते हैं कि भाई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है तो अब इसका पहला सेशन कौन सा होता है, फिर पहले व्यक्ति जो पहला भारतीय कौन इसमें जो है प्रिजाइड करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, है ना। फिर आप समझिए कि पहला कोई अंग्रेज भी बनेगा तो वो कौन है, पहला मुसलमान जो है वो कौन बन रहा है इसका जो है प्रेसिडेंट, वो सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जी। ठीक है मयंक भाई, आप क्या करो अभी जो है इसके अंदर अगर आपने ज्वाइन कर लिए इन पूरे सेशंस को, तो आप देखिए, क्योंकि ये लगभग आप समझो मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट हम खत्म करने वाले हैं। कल जो है सारी हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे जंप कर जाएंगे। तो अब आप कोई भी सेशन को छोड़ना मत। अगर आपने पहले छोड़ दिया, जो छोड़ दिया है ना, जो हो गया पहले वो हो गया, लेकिन अब इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे, तो उससे आपको रिदम में रहना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है। और ये आप समझिए कि यही एडिक्विटी पेपर करवाने वाले, तो आप परेशान होते रहोगे, बाद में आप तंग होते रहोगे, आपको कहीं पर ये कंटेंट मिलेगा नहीं, और या फिर आपको हमारा फिर पेड कोर्स लेना पड़ेगा। यही आपके पास दो ऑप्शन है ना। अपडेटेड कंटेंट तो यही मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि 1885 में सबसे पहला सेशन कांग्रेस का होता है बॉम्बे के अंदर। मैंने गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के बारे में पहले ही बता दिया था। और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं WC बनर्जी। ये पहले हिंदू प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। तो उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये पहले हिंदू प्रेसिडेंट बनते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रथम हिंदू अध्यक्ष बने। उसके बाद
हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट ये बनते हैं जहां पे, सेकंड दादा भाई नौरोजी बनेंगे। दादा भाई नौरोजी आप देखिए एक बार नहीं बने, 3 बार बने हैं। तो कई बार पेपर में आ जाता है सबसे ज्यादा बार कौन बना है, तो नेहरू भी सबसे ज्यादा बार बने, 3 बार बने, और दादा भाई भी 3 बार बने हैं। और दादा भाई जो है आप देखो 1886, 93 और 1906 में बने हैं। ये तीनों का सेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ, ये लाहौर में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ, ठीक है। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, CLC, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे। कई बार पूछ लेता प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, तो फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट जो बने हैं दादा भाई नौरोजी बने हैं। इसके बाद ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कई बार पूछ लेता है कि स्वराज की मांग कहां पे की गई थी, तो आप ध्यान दो, ये 1906 में क्या की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। आप देखिए मैंने क्या बोला, ये लोग तो बड़े उदारवादी हुआ करते थे, तो स्वराज की मांग कैसे कर लेंगे, है ना। लेकिन 1906 में स्वराज की मांग को किया गया। अब आप ये इसके कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे हैं, स्वराज क्यों मांग किया गया, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके बाद दादा भाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया कि भाई अब ज्यादा उदारवादी मत बनिए, चुपचाप से स्वराज की मांग कीजिए कि हमें अपना पूरा का पूरा देश खुद चाहिए, हमें दे दो ये राजपाट, है ना। तो आप स्वराज की मांग का कई बार हमसे पेपर में पूछ लेते हैं कि दादा भाई ने क्यों किया, क्योंकि ये इनके प्रिंसिपल या इनके कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल विपरीत चीज है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर 1887 में आप देखिए मद्रास का एक सेशन होता है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो है, ठीक है, तो मद्रास के जो सेशन है बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। ये है तीसरे आपके, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि चौथे कौन बन रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, पहला हिंदू, पहला पारसी, पहला मुसलमान और पहला नॉन इंडियन या पहला यूरोपियन। पहला यूरोपियन बनेगा 1888 में इलाहाबाद के अंदर, जॉर्ज जूल, ये फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका जॉर्ज जूल वाला जो है, ये फोर्थ हो गया। तो ये 4 सेशन आपको याद रखने हैं, 85, 86, 87, 88 लाइन से हैं, आपको ये लाइन से एक एक जोड़ के जो है देखने हैं। तो चारों सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चन इस बार इसी एक स्लाइड से आए, जो मैंने पहले भी पढ़ा रखी थी और आज फिर पढ़ा रहा हूं, इसी एक स्लाइड से कितने सारे सवाल आपके पेपर में बन चुके हैं। तो अभी सवाल भी देखते हैं हम। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो सत्य है। पहला बोलता है आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एओ ह्यूम, ये बात तो एकदम सही है, 1885 में ही बनाई गई है और एओ ह्यूम ने ही किया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एओ ह्यूम है, उसके बाद दादा भाई और इडुलजी वाचा का नाम आता है, ये तो बात सही है। फिर पूछ रहे द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन पुणे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ WC बनर्जी। देखिए इसके अंदर क्या आधी इंफॉर्मेशन उचित है और आधी गलत है। WC बनर्जी ने पहला किया है, पहले प्रेसिडेंट है, पहले अध्यक्ष है, ये बात तो उचित है बिल्कुल, है ना, इतनी बात तो उचित है। लेकिन ये जो पुणे वाली बात है ये गलत है। पुणे में ना होके ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, गोकुल तेजपाल स्कूल के अंदर हुआ था, ये मैंने आपको बताया। तो यहां से ये जो है चीज गलत हो जाती है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो उत्तर जो है ओनली ए होगा, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। इस तरीके से देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होंगे, फटाफट से वहां पे आंसर मार्क करोगे, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा जो कंटेंट मैं दे रहा हूं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षा ने कौन है, शर्टिका ने, उस्मान ने बिल्कुल सही दिया है जी। आगे, हु फर्स्ट प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट मुंबई या बॉम्बे। तो पहले सेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं आप देखिए, तो ये हमसे पूछा गया, कौन सी बड़ी बात है ना। इसका जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गलती से मत कर देना, WC बनर्जी आएगा, ठीक है। गलती से हम कई बार बनर्जी देख के कर देते, तो ये नहीं, ये आएगा। आगे, ड्यूरिंग 1886 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता, 1886 का कलकत्ता का है, दादा भाई नौरोजी का टाइम आ गया। आप देखिए वापस से आपको मैं वो जो है स्लाइड जो मैंने अभी बोला था वो दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके, ये बीच में टाइम ले रहा है। ये देखो 1886 का कलकत्ता, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बात हो रही है एक तरह से। मेजर डिमांड वाज रेज्ड फॉर साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड। बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में जो है जो हो रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए भी होने चाहिए। एक तो इसकी डिमांड छिड़ गई थी, और ये पूछ रहे हैं कि किसने इसको प्रिजाइड किया था। अब ये अभी तो मैंने बताया, ये इतना सारी कहानी रामगाथा की आपको जरूरत नहीं थी, सीधा ये पूछ रहा है इसको प्रिजाइड किसने किया था। इतना समय तो बच्चे का वेस्ट हो जाता है, एनीवेज कोई बात नहीं। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कई बार जो है हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसको देख के तुरंत एक बार नीचे भी देख लेना चाहिए, तो पता लग जाता है। ये देख के जब इतनी सारी कहानी दी हो, आखिरी में एक बार जरूर पढ़ लो फटाफट से। अगर आपके पास समय की कमी हो रही है ना, मान लो कि आखिरी के 30-40 सेकंड बचे हुए हैं, तो आपने देखा 1886 सेशन और आखिरी की लाइन पे तुरंत जंप कर जाओ, क्योंकि बीच में कहानी दे रखी है। क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, कहानी देने के बाद आखिरी में पूछा होगा, तो एक बार आखिरी में जाकर देख लो, है ना। अब 10 सेकंड बचे हैं, पूरा नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दो ना भाई, इतना ही काफी था। 1886 और प्रेसिडेंट कौन है, सीधा दादा भाई, ऐसे टिक कर सकते हो आप। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे। आप देखिए
आपसे जो है पहले ब्रिटिश व्यक्ति या फिर यूरोपियन व्यक्ति या नॉन इंडियन भी पूछ सकते हैं। आप देखो, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको मैंने वो ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई हुई चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट पेपर में, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, सभी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही छपते हैं। ये आपके सामने है। तो पहले कौन है, ब्रिटिश कह लो या यूरोपियन भी लिखा आ सकता है पेपर में, बात ध्यान में रखिएगा, यूरोपियन भी लिखा आ सकता है या नॉन इंडियन भी लिखा आ सकता है। ठीक है, एक ही बात है ये सारे के सारा, ये एक ही आदमी है, जॉर्ज जूल। ये कौन से उसमें बनते हैं, तो मैंने क्या बोला था आपको, 1885 से तो स्टार्ट हुआ है, तो इसके बाद लाइन से 86, 87, 88, यही वाला जॉर्ज जूल का है। ऐसे याद रखने का तरीका है। 85 में बनी है तो इसमें WC बनर्जी को बनाया है, ये पहले हिंदू हो गए। 86 में जो पहले पारसी हो गए, दादा भाई नौरोजी। 87 के अंदर जो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, पहले मुस्लिम। और 88 के अंदर जो है पहले यूरोपियन हो गए या फिर ब्रिटिशर हो गए, जॉर्ज जूल। ये तरीके हैं इनको करने के। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC पास्ड ए रेजोल्यूशन अपोजिंग द आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मैंने अभी आज आपको बताया कि लिटन जो आया था है ना 1878 में, वो एक तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा गया था। हालांकि 1881 में रिपन ने आकर इसको रिपील कर दिया था, लेकिन फिर भी आप देखिए 1885 के अंदर क्या हुआ, जब कांग्रेस बन रही थी तो इसका विरोध किया गया था, है ना। हो सकता है कि उतने लार्ज स्केल पे जो है वो रिपील ना हुआ हो, है ना। और साथ में आर्म्स एक्ट की हमसे परमिशन लेकर ही आप हथियार रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये दोनों एक्ट्स को जो है आप समझिए क्रिटिसाइज करने के लिए कहीं ना कहीं जो है एओ ह्यूम और दादा भाई और ये सब जो है मिलके इन्होंने एक संस्था बनाई थी। मैंने पहले ही आपको बताया 1885 के अंदर बनाई थी, और यही वो टाइम है जिसमें इसको ये बनते ही साथ जो है ये मुद्दे को उठाया गया था। जब कोई संस्था बना रहे तो कुछ मुद्दा भी तो उठाओगे ना, ये थोड़ी कि यूं ही बस मुंह उठा के आ जाओगे। तो 1885 का बॉम्बे सेशन इसका सही उत्तर है, सी नहीं होना चाहिए, इसका इलाहाबाद नहीं होना चाहिए, 1885 का बॉम्बे सेशन होना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अभी जो मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्या बताया, एक ही स्लाइड से, सिर्फ एक मात्र स्लाइड से आप देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए। अगर कोई हमारा पुराना स्टूडेंट होगा तो वो पाएगा कि बिल्कुल मैं जो बात कह रहा हूं उचित ही कह रहा हूं। समझ गए इस चीज को? बिल्कुल सही बात है आपकी। NTPC की क्लासेस लगभग मेरे पास कंटेंट बन के आ गया है, मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूं, तो एक आध दिन में मैं NTPC के बैक टू बैक हेडशॉट वापस से लेने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आप देखिए, अब 1889 का टाइम आया। देखो 1888 तक का काम हम कर चुके हैं, मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, कांग्रेस की टाइमलाइन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब हम 1889 पे पहुंचे। 1889 में आप समझिए एक व्यक्ति हैं विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न जो है आप समझिए कि ये क्या बनाते हैं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं। ये बात आपसे पूछ सकते हैं, तो ब्रिटिश कमेटी जो बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये कहाँ बनाई जाती है? ये लंदन में बनाई जाती है। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये कह रहे हैं कि भाई हम लंदन में भी यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऑफिस और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हम लंदन में भी तैयार करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर हमें ब्रिटेन के साथ जो है कोई भी संपर्क साधना है, उन लोग के साथ कुछ भी कोऑर्डिनेट करना, तो हमारा ही एक पूरी संस्था वहां भी होनी चाहिए और यहां भी होनी चाहिए, ताकि एक पूरा का पूरा कोरिलेशन में वर्क चल पाए। इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? विलियम वेडरबर्न बनते हैं। ये ही इसके जो है आप एक तरह से कह लीजिए कि ये INC के भी एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पे इन्होंने काम किया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट भी रहे हैं, इतनी सारी पोस्ट पे रहे हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसके जो सेक्रेटरी बनते हैं वो विलियम डिगबाय बनते हैं। तो ये दोनों ही व्यक्ति, ये तो बन रहे हैं इसके प्रेसिडेंट और ये बन रहे हैं सेक्रेटरी। दोनों के बारे में ही आपसे पूछ सकता है, ये सचिव हो गए और ये अध्यक्ष हो गए। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि विमेन को जो है पहली बार जो INC में दर्जा कहां मिल रहा है, तो आप समझो कि ये INC का ही एक भाग है, एग्जैक्ट INC तो हम नहीं बोल सकते। इसी में आप देखिए, इससे पहले औरतों को बीच में नहीं घुसाया गया था, सिर्फ वकीलों की जमात थी। यहां पे आप देखिए औरतों को भी सेशन में लेकर आया गया, और स्पेशली आप देखेंगे पंडिता रमाबाई को लेकर आया गया। कादम्बिनी गांगुली के बारे में खास बात यह है कि उस टाइम पे आप देखिए जहां पे हमारे देश के अंदर एजुकेशन का बिल्कुल कोई अता पता नहीं था, उस टाइम पे आप देखिए कादम्बिनी गांगुली जो है पहली वुमेन ग्रेजुएट बन रही हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि अपने आप में बहुत खास है कि उस टाइम पे एक ऐसी महिला जो भारतीय महिला है और अपनी पहली ग्रेजुएशन कर रही हैं, जिस टाइम पे भारत के अंदर किसी को कायदा पढ़ना नहीं आ रहा है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी इसका पार्ट रही। फिर स्वर्णा कुमारी देवी जो रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर है, ये भी इसका पार्ट रही। स्पेशली आप अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको ज्यादातर एजुकेशन का पार्ट जो है वो बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आ गए थे, और अंग्रेजों ने जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी की है वो एक तरह से बंगाल में की है। तो बंगाल में लोग पहले अवेयर हो गए वेस्टर्न कल्चर से, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है 1890 का टाइम। 1890 के टाइम में आप देखिए कि ऐसा बोला गया कि अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन जो है लंदन में भी करेंगे। ठीक है, यानी कि 1890 में डिसाइड किया गया। तो लेकिन ये जो सेशन करना था, ये करना था लगभग 1892 के आसपास। और हुआ क्या, उसी ड्यूरेशन में 1891-92 के बीच में ही जो है
लंदन के अंदर होने थे इलेक्शंस, ठीक है। तो अब वो इलेक्शंस जो ब्रिटेन में होने थे 1891 में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बन भी जाता तो ये सप्रेस हो जाता, क्योंकि सब लोग इलेक्शन में बिजी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जो है यहाँ पे स्थगित कर दिया गया कि भाई इस टाइम पे हम इसको लंदन के अंदर नहीं लॉन्च करते हैं। इसके बाद आप देखिए जो अगली टाइमलाइन आती है 1905 की आती है। 1905 में आप समझो कि जो सेशन है, ये मैंने अब सारे सेशन लिख रखे हैं कांग्रेस के, और इनके एक एक पॉइंट लिख रखे। जैसे आप देखिए यहाँ पे आदमी का नाम होगा, यहाँ पे ये सेशन हुआ कहाँ है, और नीचे जो लिखा होगा ये वो लिखा होगा कि इसके अंदर जरूरी क्या चीज हुई थी वन लाइनर में, ताकि इतना आपको तामझाम ना पड़ना पड़े। ठीक है जी, सब कुछ बन रहा है भाई, सब कुछ बन गया है, लगभग बन गया, परेशान मत होइए, सब कुछ आएगा। क्या बोल रहे हैं? प्रिंटेबल क्लास नोट्स दे दीजिए भाई। प्रिंटेबल क्लास नोट्स आपको ये है तो है प्रिंटेबल, ये अभी 350 की हो गई। आपको जिसको नहीं पता, ये बुक 450 की अभी चल रही थी ना इतने दिन से, 350 की वापस से करवा दी है। उनको बोला भाई कि कर दो यार। तो ये सारे इंग्लिश कलरफुल ही तो है क्लास नोट्स, ये देखिए ना आप। और क्या चाहिए आपको? इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब कुछ है, ये जितने भी सेशंस हैं ना, ये आप ये देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह वाले, है ना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दिखा भी देता हूँ, ये सेशंस जितने भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। आधे लोग को पता ही नहीं लगता, ये भी बड़ी दिक्कत है यार, क्या करें अब इस चीज़ में। मैं ज़्यादा प्रमोट कर नहीं पाता हूँ फिर बाद में क्या, ये ठीक है जो भी है। ये देखिए इस तरीके से है पूरे का पूरा, आप देखिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है इस किताब में, आप इसको ले लेना, इसमें सब कुछ हो जाएगा। हाँ भाई बस मेरे को एक आध दिन का टाइम और दे दो, है ना। तो क्लास को जो है हम एक फिक्स टाइम करेंगे, उसी फिक्स टाइम पे डेली क्लास हुआ करेगी, ये बात आप ध्यान में रखना। कल एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 1905 में जो सेशन होता है, अब देखिए बीच के सेशन उतने जरूरी नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, क्योंकि हम काम काम के सेशन को पढ़ेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बनारस के सेशन के अंदर, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी बनते हैं, और यही बेसिकली अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा चलाने वाले हैं। इन्हीं के इशारों पर घूमेगी सारी की सारी गेम है, घूमती गेम चले। तो ये जो है आप समझिए बनारस के अंदर अध्यक्ष बन जाते हैं। अभी तक गांधी जो है पिक्चर में नहीं आए, गांधी अपना साउथ अफ्रीका में है, और ये फॉर्मल प्रोक्लामेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये पहली बार ऐसा होता है कि जब ये बोलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए 1905 में क्यों किया गया स्वदेशी आंदोलन, तो मैं अभी टाइमलाइन में तो आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन उन क्रम को जोड़ता भी जा रहा हूं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट की यहां डिमांड उठी थी, और इनसे कहीं ज्यादा खुल के जो है स्वदेशी मूवमेंट के लिए बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, जो कि गर्म दल के नेता हैं। उनके बारे में भी हम जब टाइमलाइन में आएगी तो वहां बात करेंगे। 1906 में देखिए दादा भाई नौरोजी बनते हैं। जैसा कि मैंने बोला, गरम दल वाले जो है और नरम दल वाले, इनकी खूब लड़ाई हुआ करती थी। गरम दल वालों ने इन पे खूब प्रेशर बनाया है, कैसे लोगों तुम हाथ जोड़ते रहते हो, कभी उनके पैर पड़ जाते हो कि ये कर दो। आज के बाद दिखाई दिए तो फिर देख लेना क्या होगा भाई। चप्पल जूते टमाटर अंडे बहुत चलते थे सही में वो बताऊंगा मैं आपको। 1907 का जो सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना। टाइमलाइन में सब डिस्कस करेंगे, बट कुल मिला के कहानी ये है, यहाँ पे समझो कि इनके ऊपर फुल प्रेशर बना दिया कि दादा भाई साहब आप इसके अंदर बन तो गए अध्यक्ष कलकत्ता के अंदर, लेकिन अब जो है स्वराज की मांग कीजिए। तो यहाँ पहली बार जो है स्वराज की मांग या सेल्फ गवर्नमेंट की मांग जो दादा भाई को उठानी पड़ी थी। साथ में आप देखिए चार चीजें, एक तो स्वराज हो गया, है ना, बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, स्वदेशी हुआ, और नेशनल एजुकेशन हुआ कि भाई ना अंग्रेजों की हम एजुकेशन मानेंगे, हम अपनी एजुकेशन करेंगे। बॉयकॉट मूवमेंट की अंग्रेज की बनाई कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वराज चाहिए है हमें, है ना, ये सारे के सारा जो, और स्वदेशी पे चलेंगे, हर चीज हमें स्वदेशी चाहिए। फिर 1907 में आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये है सूरत स्प्लिट वाला सेशन। सूरत स्प्लिट में हुआ था ये सेशन। अब इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि हम टाइमलाइन में पूरा लड़ाई झगड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी जागेगा, और क्यों चप्पल जूते टमाटर अंडे सब चले हैं इसके अंदर वो भी हम देखेंगे। और मॉडरेट्स को आप समझिए लठ मार मार के जो है सुझा दिया गया, ये बेचारे यूं यूं रगड़ रहे थे कि है ना कहीं पे नील पड़ गया, किसी का लाल हो गया, तो वो टाइमलाइन में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप समझिए कांग्रेस जो है पूरी की पूरी दो भाग में बट जाती है, यानी कि गरम दल वाले यहां से अलग होते हैं और नरम दल वाले अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक भी हो जाती है, क्योंकि गरम दल वालों का वर्चस्व वहां पे उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो रास बिहारी घोष को यहां पे बना दिया गया, जबकि जो गरम दल वाले थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उग्र स्वभाव वाले थे, उनका ये बोलना था कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाया जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, पूरी गेम खेली गई थी यहाँ पे। किसने खेली थी? गोखले ने खेली थी, बहुत तगड़ी गेम। इसके अलावा यहाँ पे हो गया सारे का सारा। फिर आप देखिए 1910 का टाइम आता है। 1910 में जो है सर विलियम वेडरबर्न जो है इलाहाबाद के सेशन को संभालते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है अभी कांग्रेस के बहुत ज़्यादा फेवर में रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो सेपरेट होते हैं बाद में होते हैं ना, तो शुरू में जो कांग्रेस की विचारधारा पे ही चलते हैं। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आप समझिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का बहुत बड़ा मुद्दा उस टाइम पे उठ गया था, है ना। तो जो एक एक्ट आया था 1909 का, जो कि हम टाइमलाइन में कवर करेंगे अच्छे से, लेकिन 1909 के एक्ट के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत सारे लोग मांगने लगे थे, और जिन्ना ने
ये बोला कि भाई ये उचित नहीं है, आप समझिए यहाँ पे, है ना। तो कि जिन्ना जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अधिनियम शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा कर रहे हैं, जबकि आप देखिए बाद में यही जिन्ना जो है आपको पृथक प्रणाली का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, है ना। वो क्यों करेंगे वो भी हम देखेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए उसका भी। बट जिन्ना को आप रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग जरूर बोल सकते हैं, हालांकि शुरुआत इन्होंने नहीं की है, लेकिन ये रियल फाउंडर जरूर माने जाते हैं। इसी ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग की भी कहीं ना कहीं स्थापना होगी, ये बात आप बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे। 1911 में आप देखिए बिशन नारायण धर जो है ये कलकत्ता के सेशन में जो हेड बनते हैं, बिशन नारायण धर। और फर्स्ट टाइम जहां पे जो है कलकत्ता के सेशन में जनगण मन गाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और आप देखिए आपके ऊपर ब्रिटिश बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जनगण मन जो है गा रहे हैं कांग्रेस के सेशन में 1911 में, यही अपने आप में बड़ी बात है। फिर 1915 में आप देखिए एसपी सिन्हा की बात करते हैं, ये जो है बॉम्बे के जो सेशन था, बॉम्बे के सेशन को प्रिजाइड करते हैं। साथ में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस जो है उसको ऑल्टर किया गया टू एडमिट डेलीगेट्स फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, यानी कि जो कांग्रेस ने अपना एक संविधान बना रखा था आईएनसी ने, उसमें आप देखिए कि यूजुअली नरम दल के लोग रहते थे, लेकिन अब गर्म दल वालों को भी उसके अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए उस संविधान के अंदर जो है संशोधन किया गया। ये भारतीय संविधान नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1916 का टाइम आता है भाई मेरे, और 1916 का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। जब मैं टाइमलाइन भी पढ़ाता हूं तो उसके अंदर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये 1916 में क्या हुआ था। आप देखिए कि आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इस टाइम तक 1916 तक जो है मुस्लिम लीग अपना अलग चल रही है, गर्म दल अलग चल रहा है और नरम दल अलग चल रहा है, यानी कि कांग्रेस कुल मिला के जो है, जो कि नरम दल है, वो वीक हो चुका है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट जरूरत थी सबको यूनिफाई करने की, और ये वो टाइम आ गया है जब गांधी भी भारत में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1915 के आसपास आ चुके हैं। तो यानी कि गांधी के लिए आप देखिए कि कितना ग्राउंड जबरदस्त सेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे सबका यूनिफाई होना बेहद बेहद जरूरी था, अगर नहीं होंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो यहाँ पे जो चप्पल टमाटर अंडे चलते थे पहले, अब वो वापस से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे कुल मिला के। तो कुल मिला के नरम दल और गर्म दल आपस में मिल जाएंगे, और साथ में मुस्लिम लीग जो अलग चल रही थी वो भी इनके साथ आकर मिलेगी, और मिलकर आप देखिए गांधी जो है पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्लिम्स को अपने साथ चलाने की, और खिलाफत मूवमेंट में भी आप देखिए भाग लेंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम टाइमलाइन में अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ 1916 में एसी मजूमदार जो है लखनऊ के सेशन में जो है हेड होते हैं, और इसी टाइम में जो है इधर बीजी तिलक और उधर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि रियल फाउंडर माने जाते हैं मुस्लिम लीग के, ये सब आपस में आकर मिल जाते हैं, जो बीच में ब्रेक हो गए थे, इधर उधर भाग गए थे। 1917 का टाइम आता है एनी बिसेंट का, जो कि कलकत्ता का सेशन में जो है लीड करती हैं। अब एनी बिसेंट का क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, ये वैसे आयरिश महिला है, ठीक है, आयरिश महिला है, और ये पहली फीमेल जो है, पहली औरत है जो बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की हेड। जबकि आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर कभी भी औरतों को दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए ये पहली बार एक रेवोल्यूशन था, एक औरत को हेड बनाया गया था। लेकिन ये भारतीय मूल की नहीं है, ये आयरिश महिला है ना, विदेशी है। बट आपसे पूछ लिया जाए कि कौन बनती है, तो 1917 का टाइम भी आपको याद रखना है, एनी बेसेंट का नाम भी, और कलकत्ता का सेशन था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आप देखिए जो पहली भारतीय महिला बनेगी वो 1925 में सरोजिनी नायडू बनेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये तो विदेशी महिला है लेकिन पहली महिला यही बनती है। और 1925 में 1925 में जो सरोजिनी नायडू बनेगी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हम आगे टाइमलाइन में पढ़ेंगे। तो 1918 में क्या होता है, सैयद हसन इमाम जो है ये बनते हैं, ये बॉम्बे में बनते हैं, और ये एक स्पेशल सेशन होता है। कुछ बीच में जो है स्पेशल सेशंस भी लाए जाते थे, जैसे मान लीजिए कि जो अपना ब्रिटिश लोग हैं ये अचानक से कुछ ऐसा ले आए कि जिससे उथल पुथल मच गई। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे सेशन लाए जाते थे जिसमें जो विरोध किया जाएगा उसका, या उसके अंदर सुधारों की मांग की जाएगी। तो उसी टाइम पे आप समझिए कि मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, जो हम टाइमलाइन में अच्छे से पढ़ लेंगे। वो उसी की जो है निंदा की गई और उसमें सुधारों की मांग की गई थी 1918 में एक स्पेशल सेशन के अंदर। फिर 1920 का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि ये क्यों है, ये भी एक स्पेशल सेशन था 1920 का। इस टाइम पे आप समझो कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है, और ये जो वो टाइम है भाई मेरे कि जब गांधी भी जो है पूरे जोरों शोरों से जो है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की फॉलोइंग बहुत तगड़ी है भाई मेरे, आप समझिए बहुत बहुत युवा उनसे इंस्पायर होते थे। तो गांधी भी उस मौके का फायदा उठाते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त सही टाइम में फ्यूल तैयार है, अब चिंगारी लगाने की देरी है, और गांधी भी जो है उसको और बड़ा इवेंट बनाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होगी, जो गांधी के खुद के लिए भी जो है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी। यानी गांधी के लिए एक ऐसा स्टेज यहाँ पे तैयार होगा कि उसके बाद गांधी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, गांधी हीरो ही रहेंगे एंड तक। आप चाहे कितना ही बोल लीजिए गांधी के बारे में कुछ भी, लेकिन आखिर तक जो है गांधी ही चलाने वाले हैं सबको।
एक आदमी जिसके ऊपर अंग्रेज टिके पड़े हैं कि अगर इसने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है हाँ नहीं की तो मतलब कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ऐसा हाल है गांधी का, तो है ना, इतना ज्यादा इंपैक्ट है, जहां आदमी खड़ा हो जाए वहीं लोग बात सुनने लग जाएंगे। तो ये क्यों ऐसा हो रहा था वो हम टाइमलाइन में समझेंगे कि गांधी से इतना इंस्पायर होने की लोगों को क्या जरूरत है ना। ऐसा कुछ खास तो है नहीं था कि माचो मैन है या क्या है, तो बट फिजिक्स से नहीं भाई मेरे, उसने जो करके दिखाया प्रैक्टिकली, उस वजह से गांधी से इंस्पायर हो गए थे लोग। चलिए, तो 1920 के सेशन में लाला लाजपत राय को कलकत्ता के सेशन में जो है हेड बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे ही आप देखिए 1920 का सेशन स्पेशल सेशन है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। बाद में जो मेन सेशन होता है वो नागपुर के अंदर होता है 1920 में, और यहीं पे जो है गांधी बोल देते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास करते हैं, और इसको अपनाया जो जाता है वो नागपुर के सेशन में मनाया जाता है, जो कि मेन सेशन होता है। ये तो एक स्पेशल सेशन मंगवाया गया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो ये सभी लेडीज की मैंने यहाँ पे फोटोज भी इसीलिए लगा रखी कि इनके साथ आप कोरिलेट करते जाएं। फिर आप देखिए 1920 का टाइम आता है सी विजय राघवचैयर का, ये नागपुर के सेशन को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1920 में कांग्रेस को लीव कर देते हैं हमेशा के लिए, और यही जो है रियल फाउंडर माने जाते हैं मुस्लिम लीग के। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों कांग्रेस को छोड़ देते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यही समझना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कैसी बात करते हैं, कहते 12 अप्रैल तक बैच खत्म हो जाएगा। बैच है या हलवा है कि तुरंत बन जाएगा, ऐसे नहीं होता यार, इतना अचानक से ये सब मत किया करो कि अभी खत्म कर दो, अभी तो शुरू ही हुआ है ना, कितना ही टाइम हुआ है बैच शुरू को, आप सोचते हो तुरंत खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा भाई मेरे। पूरा ढंग से पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है 250-300 घंटे का बैच, आप सोचे कि तुरंत अचानक से 2 दिन में खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा यार। ठीक से पढ़ाने तो दो कम से कम, ऐसे मत करो यार, बच्चे का फिर बाद में भविष्य खराब होगा। और अभी आपको पता है कि सीजीएल में है अभी टाइम, थोड़ा सा परेशान क्यों हो रहे हैं, रेलवे के पेपरों में भी है टाइम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलिए, फिर यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस इन लिंग्विस्टिक बेसिस, एक ये काम हुआ है, और एक मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हुई हैं। 1922 में आप देखिए सीआर दास जो है वो गया में बनते हैं, तो ये सीआर दास वाला आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के जो लीडर हैं इस टाइम पे आप समझो कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी को भी जेल में डाला जाता है, और बहुत सारे कांड होता है पूरे वर्ल्ड इंडिया के लेवल पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर वीक हो जाती है, और जो यंग लीडर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से अलग होते हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस को कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा था। और इसीलिए सीआर दास जो है स्पेशली स्वराज पार्टी का भी निर्माण करते हैं। 1922-23 के बीच में ये काम होता है। ठीक है, तो 1922-23 जो है ये ध्यान में रखना है, सिर्फ 22 नहीं 23 भी आपको ध्यान में रखना है। इस और सीआर दास के साथ कौन स्वराज पार्टी बनाता है 1923 के अंदर स्पेशली, तो मोतीलाल नेहरू भी, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन बनाते हैं, मोतीलाल। ठीक है, 1923 के आसपास में। चलिए, फिर आप देखिए 1923 में ही अबुल कलाम आज़ाद जो है वो दिल्ली के अंदर जो है इस सेशन को लीड करते हैं। और अबुल कलाम आज़ाद का क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्पेशल सेशन था, दूसरा ये यंगेस्ट ऐसे पर्सन बन गए थे, सबसे जवान व्यक्ति बन गए थे जो इसके अध्यक्ष बने थे, जो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 साल की उम्र में, यंगेस्ट। यानी कोई भी व्यक्ति इससे पहले जो है 35 साल का व्यक्ति कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था, सब उससे ऊपर की उम्र के ही बने थे, तो ये यंगेस्ट बन गए, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा 1924, अच्छा ये बात आपके दिमाग में आ सकती है कि भाई उधर जिन्ना जब अलग हो गए तो मुस्लिम अलग ही हो गए, ऐसा नहीं था, बहुत सारे मुस्लिम जो कांग्रेस के अंदर भी थे, है ना। तो कुछ मुस्लिम जो है वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स वाले हैं, कुछ हार्ड पॉलिटिक्स वाले हैं। तो जिन्ना का था कि भाई मेरे को ही मुस्लिम लीग का नुमाइंदा समझा जाए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा अड़ती थी कि भाई तुम्हें कैसे हमेशा समझ ले, है ना, हमारे यहाँ भी तो मुस्लिम है तो उनको भी बनाना है। तो ये बहुत सारा इसके पीछे जो है बहुत झोल है। 1924 का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें जो बेलगांव में होता है और गांधी इसके अंदर अध्यक्ष बनते, गांधी इसको प्रिजाइड करते हैं। एकमात्र ऐसा सेशन उस आदमी ने पूरे का पूरे कांग्रेस के अंदर, जबकि वो चाहे तो हर बार बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी बार बार कोशिश की है बनने की। बट ये भी बात आप ध्यान में रखना कि इनका जो मेन गुरु है वो गांधी ही है ना। बेशक से कोई अध्यक्ष बन गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अध्यक्ष गांधी से पूछे बिना कुछ कर ले, क्योंकि अध्यक्ष की अपनी वो पावर नहीं है, वो वर्चस्व नहीं है जो गांधी का है इस टाइम पे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो गांधी ने बोल दिया होगा तो वही, लेकिन मेन जो सेशन है गांधी 1924 में एकमात्र सेशन में हेड बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आप देखिए जो 1925 का सेशन मैंने बोला, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सरोजनी नायडू की मैंने बात की थी, है ना, आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ये बनती हैं। अच्छा, उसके बाद किसी स्टेट की गवर्नर भी बनिएगा, एक बार मेरे को जरूर बताइएगा, लेकिन फर्स्ट वुमेन बनती है, पहली औरत बनती है। 1925 का सेशन आपको कानपुर में देखने को मिलता है, तातिया टोपे वाला ही है ना, बात याद रख लेना, जहाँ पेशवा बनना है खुद को उन्होंने। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनती है सरोजनी नायडू, ये भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आता है 1927 का टाइम। ठीक है जी,
अब 1927 का टाइम आता है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं मद्रास से। अब ये रेजोल्यूशन जो है आप समझिए, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। उस टाइम पे ही साइमन कमीशन भारत में आया था, और लाला लाजपत राय की जो डेथ होती है ना, वो भी लगभग इसी ड्यूरेशन में 27-28 के ड्यूरेशन में ही है, क्योंकि साइमन कमीशन में सब गोरे लोग ही रखे हुए थे, भारत का संविधान डिस्कस करना और भारतीयों को रखा ही नहीं गया था। तो ये बहुत सारे कारण थे कि साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और पुश मारा गया कि भाई गो बैक साइमन। उस चक्कर में बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई, लाला लाजपत राय के सर पे बहुत सारी लाठियां पड़ी, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ भी हुई थी, बाद में जाके डेथ हुई थी, ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी। और भगत सिंह भी उन्हीं के साथ थे। ये हम टाइमलाइन में बहुत मजे से पढ़ेंगे, है ना, हमें पता लगेगा कि भाई क्या क्या हमारे रेवोल्यूशनरी करते थे। और ये जो है आप देखिए कि जब वो साइमन कमीशन आता है तो उसी के खिलाफ जो है यहाँ पे हम भी एक ड्राफ्ट लेकर आते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, वो मोतीलाल नेहरू लेकर आते हैं उस रिपोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें तेज हो जाती हैं जब ये 1927 के सेशन के बाद, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, साइमन कमीशन के बाद। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है सेटअप की जाती है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो यही मैंने आपको बताया कि मेनली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये कोई लीगल या फिर ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को बेशक से ब्रिटिश ने मान्यता दी है, लेकिन उनके बनाए गए संविधान को मान्यता दी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 1928 की बात करते हैं तो 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू, जो कि अभी मैंने बताया कि नेहरू रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, यही वो नेहरू रिपोर्ट है। कई बार लोग इसको जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि इनके मेन चेयरमैन है जो, वो मोतीलाल नेहरू थे। हालांकि सेक्रेटरी आपको जवाहरलाल नेहरू जरूर देखेंगे, लेकिन उनके जो फादर हैं मोतीलाल नेहरू, ये इसके अंदर मेन की पर्सन है। और बाकी 8 लीडर और थे जिन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। चलिए, अब नेहरू का टाइम आता है 1929 का। 1929 का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू का, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, आप समझिए कि यहां आते आते जो है ब्रिटिश से ये लोग भी काफी दुखी हो चुके थे, और क्योंकि ब्रिटिश लोग सुन नहीं रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं अपना, है ना, आप देखिए। और लाला लाजपत राय की डेथ भी हो चुकी है, तो ये, और लगभग इसी टाइम पे भगत सिंह की एक्टिविटीज बहुत तेज हैं। तो कुल मिला के आप समझिए कहानी ये चल रही है भाई मेरे, कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इनसे परेशान होकर, पहली बार ऐसा होता है कि जो आदमी एकदम सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर रहा है वो थोड़ा सा तीव्र पॉलिटिक्स में आ जाता है। और ये क्या बोलते हैं भाई साहब कि हमें जो है अब स्वराज चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज, स्वराज भी नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, इन्होंने बोल दिया, और ना हाथ में झंडा लेके बोल दिया कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। और कहाँ पे चाहिए है, कहाँ पे खड़े होकर बोला, ये रावी नदी के तट पे बोला है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। कहाँ हुआ है, लाहौर में हुआ है ना। ये रावी का तट जो है कई बार फेमस हो चुका है, मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। जो आपके 5th गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, जहांगीर ने यहीं पे जो है उनका जो शरीर था उनको जो है विसर्जित किया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर के अंदर है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च की गई है ना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, और साथ में ये बोला गया, नेहरू ने बोल दिया, ये लगभग आप समझिए कि ये हो रहा है दिसंबर 1929 के आसपास, ठीक है। और दिसंबर के बाद क्या आना है, 1 जनवरी 1930 आना है। तो नेहरू ने ये बोल दिया भाई मेरे कि जो 26 जनवरी 1930 यानी अगले महीने की 26 तारीख को हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, कि हम आज़ाद हो गए हैं। आप देखिए अभी आज़ाद हुए नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि हम आज़ादी दिवस मनाएंगे यहाँ पे। और ये जो है सेशन इंडिपेंडेंस डे के तौर पे यहाँ पे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 1950 के 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो ये कौन सी 26 जनवरी थी, ये 1930 वाली थी। कई बार पेपर में आ जाता है और हम गलती से वहां पे जो है 1929 मार्क कराते हैं, लेकिन 1929 में तो उसने घोषणा की है, और मनाया कब है, 1930 में। अब आप समझेंगे कि इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको ध्यान होगा कि हमारा जो संविधान है वो नवंबर के अंदर ही, नवंबर 1949 में अम्बेडकर साहब ने पूरा ड्राफ्ट करके तैयार कर दिया था। लेकिन नेहरू ने क्या बोला कि मैं इसको अभी पास नहीं होने दूंगा। अब उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्यों नहीं होने दूंगा, बोलता कि मैंने तो बोला था कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को, है ना। तो अब इंडिपेंडेंस डे में ये तो नहीं बोल सकते अंग्रेजों को कि अरे कहीं जा रहे हो क्या, रुको थोड़े दिन और रुक जाओ, है ना। मैंने तो बोल रखा था कि 26 जनवरी को आजाद होंगे, है ना, तो तुम हमें 15 अगस्त को क्यों करके जा रहे हो, रुक जाओ अगले साल चले जाना, है ना। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते अंग्रेजों को। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अब इस इवेंट को, जो मैंने ऑलरेडी एक डेट घोषित कर दी थी, इसको बोलते हैं जबरदस्त पॉलिटिशियन, है ना, पॉलिटिक्स में बहुत तेज। तो बोलते कि वो जो डेट अनाउंस कर दी थी उसको लोग याद कैसे रखेंगे कि भाई नेहरू ने बोला था कि इंडिपेंडेंस चाहिए हमें पूरी की पूरी, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे तो मना नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं उस दिन में रिपब्लिक डे मना लेंगे। इंडिपेंडेंस डे के बाद सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, रिपब्लिक डे होता है। तो भाई साहब ने उसी दिन रिपब्लिक डे मनवा दिया और संविधान ईजाद कर दिया। तो ये बात भी अब आपको शायद समझ आ गई होगी, इसके कॉन्टेक्स्ट समझ आए होंगे। फिर आप देखिए 1931 का सेशन जो है वल्लभ भाई पटेल साहब का है, कराची का सेशन होता है ये। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये पाकिस्तान वगैरह वाले सारे एरिया, लाहौर, कराची, ये सब अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं बना है ना। फिर रेजोल्यूशन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के ऊपर
जो है पास किया जाता है, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पे जो है एक संकल्प लिया जाता है। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया जाता है। एक तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में ही होता है ना, लगभग वही टाइम है जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत हो रही है, ये लगभग वही टाइम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इरविन के पैक्ट के बाद गांधी मान गए थे कि भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसके अंदर मैं आऊँगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष बन के, और पूरा जो भी होगा मैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और साथ में एक फीमेल लेडी जाएंगी, वो लेडी जो होंगी वो होंगी सरोजनी नायडू, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हमसे सवाल पूछ रहा है, विच लीडर प्रिजाइडेड ओवर दी 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। तो 1929 का जो किया गया है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कौन सी नदी के तट पे किया गया? रावी नदी के तट पे किया गया। कहाँ पे किया गया? लाहौर में किया गया। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज मांगा गया है। इंडिपेंडेंस डे किस दिन घोषित किया? 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे, ये घोषित किया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद आता है आपका 1934 का सेशन। 1934 का सेशन जो है ये राजेंद्र प्रसाद इसको लीड करते हैं बॉम्बे के अंदर, और यहाँ पे जो है कांग्रेस का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी बनेंगे और हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनेंगे, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि 1929, 36 और 37 ये 3 सेशन हैं जो जवाहरलाल नेहरू के हैं। ये 1929 का तो लाहौर का मैंने बता ही दिया, फिर 36 का जो है वो लखनऊ का है, और 37 का जो है फैजपुर का है। अच्छा, ये जो फैजपुर वाला सेशन है ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्पेशली फैजपुर वाला सेशन है कुछ जगह पे आपको इसका 1936 देखने को मिलता है और कुछ जगह पे 1937 देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि एक 1936 का सेशन जो लखनऊ के अंदर हुआ है ये हो गया था लगभग अप्रैल के आसपास, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली अप्रैल के आसपास हो गया था। और ये जो 37 का है, अगर ये 1936 को आप मानेंगे तो ये दिसंबर 1936 को हुआ है, नहीं तो फिर 1937 को हुआ है। एक्चुअली इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, एक सोर्स बोलता है 37 को हुआ, एक बोलता है 36 को हुआ। बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हुआ क्या एक्चुअली में वो आपको समझना है, क्योंकि ये तीनों ही मेन सेशन जवाहरलाल नेहरू के और नेहरू के तीनों सेशन इंपॉर्टेंट हैं। 36 में क्या होता है भाई मेरे, इन्होंने क्या बोला 36 के अंदर कि सोशलिस्टिक आइडिया की तरफ हम जो है अप्रोच करेंगे, और सोशलिस्टिक आइडिया के साथ साथ बोल दिया कि अब हम जो है गांव के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो है फोकस करने की कोशिश की गई है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसी के चक्कर में जो है सोशलिस्टिक पैटर्न तक आप देखो कि नेहरू आखिर तक सोशलिस्टिक पैटर्न को पकड़े हुए थे, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 1937 कह लो या 36 कह लो, दिसंबर का 1936 कह लो, जो फैजपुर का सेशन है इसके अंदर ये क्या करते हैं, पहला ऐसा सेशन रूरल सेशन रखते हैं ना, गाँव के अंदर रखते हैं। गाँव है फैजपुर, तो वहाँ पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक गाँव के अंदर जो कांग्रेस का सेशन रखा गया हो, लेकिन ये इसीलिए रखा गया था कि गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ना है और गांव की इकोनॉमी के ऊपर काम करना है। और गांधी तो यही बोलते थे कि भाई जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसी हुई, क्योंकि आप समझो 80-90% जनता तो गांव में बसती थी उस टाइम पे। अगर गांव आपके साथ है तो फिर पूरा देश आपके साथ है। कहानी आपको ये समझनी है, इसीलिए गांधी ने कहीं ना कहीं बोला कि पूरे देश की आत्मा जो है आपके गांव में बसती है। चलिए फिर आता है 1938 का सेशन, 1938 का जी। हाँ बिल्कुल, दीक्षा आपका सही है, देव आपका भी सही है, जी मयंक करेक्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे 1938 का सेशन आता है और इसमें एक महान व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस नाम के, जिनके बारे में मेरे को लगता है कि सब जानते होंगे, नेताजी के नाम से मशहूर हैं। ये जो है हरिपुरा का सेशन होता है भाई मेरे, और कहीं ना कहीं गांधी से ये भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इनिशियली, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के गांधी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। तो इस सेशन के अंदर आप समझिए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर जवाहरलाल नेहरू, और ये 1938 में ही जो है आप समझिए कि सुभाष चंद्र बोस जो इस सेशन में जीत जाते हैं, जो वोटिंग होती है, और हेड बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगले ही साल क्या होता है कि जब सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी की उतनी अच्छी नहीं पट रही है, आप ऐसे समझ लीजिए, आप बोस तो पार्ट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही है, तो गांधी नहीं चाह रहे कि अगली बार भी जो है बोस बन जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि गांधी जो है अपने एक नुमाइंदे को खड़ा कर देते हैं, पी सीतारमैया को, है ना, पत्ता भी सीतारमैया को। और गांधी ने यह बोल दिया कि भाई अगर सीतारमैया को वोट दिया तो समझ लेना गांधी को वोट दिया, है ना। गांधी का वर्चस्व तो ऑब्वियस बात है बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अब कहानी यहाँ पे ये हो गई कि गांधी ने बोल दिया कि भाई मैं और
सीतारमैया एक ही बात है, तो इसको वोट देना है ना, सुभाष को वोट नहीं देना। लेकिन हुआ उसके विपरीत। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की भाई उनकी अलग फैन फॉलोइंग चल रही है ना, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा सुभाष को वोट दे दिए। अब यहाँ पे गांधी साहब रुक गए हैं ना कि अरे यार ऐसे नहीं, इसको नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी अलग है ना। तो गांधी ने बोल दिया कि भाई अब तुम लोग डिसाइड कर लो यहाँ से, है ना, एक नौका पुरानी है एक नई है, तुम देख लो कि किस में बैठना है ना। तो मैं तो उसी हिसाब से मैं तो नहीं चलूंगा इस तरीके से, है ना। तो गांधी वहाँ पे अड़ गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आप समझिए सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है बापू, हम अपने रास्ते अलग होते हैं, आपको चाहिए छोड़ देता हूँ मैं, तो छोड़ दिया इन्होंने, है ना। तो ये जो सेशन है त्रिपुरी का सेशन है। फिर उसके बाद पी सीतारमैया को तो नहीं बनाया गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था 1939 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। और साथ में फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपसे पूछा जा सकता है, इसका गठन कब किस इंसिडेंट के बाद हुआ, तो 1939 के जो इंसिडेंट है इसके बाद ही हुआ है। समझ गए? कह रहे बेलगांव गांव नहीं था क्या? अरे नहीं नहीं, वो गांव का सेशन नहीं है, नहीं है वो, ठीक है। चलिए, गांव का सेशन पहला फैजपुर का है, रूरल सेशन, ठीक है। ये बढ़िया है कि उसमें गांव है तो गांव बना दो उसको, ऐसे थोड़ी होता है भाई। चलिए, अब तुम बोलो कि जलगांव है, तो जलगांव इसलिए उसका नाम जलगांव पड़ गया कि वहाँ पे पूरे के पूरे घर पानी से डूबे हुए हैं, इसलिए जलगांव है, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, 1940 में आप देखिए अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये रामगढ़ के सेशन में बनते हैं। ये वही हैं जो 35 साल वाले, आपको याद होगा, यंगेस्ट वाले जो मैंने बताया था। और यही 1940 के टाइम पे सत्याग्रह भी होता है। ये सोल्ट सत्याग्रह नहीं, सिर्फ सत्याग्रह इसको कहेंगे, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको आप कह सकते हैं, 1940 का जो गांधी बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप देखिए इसके बाद 1941 से 45 के बीच में क्या होता है। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है इस 1941 से 45 के बीच में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लगभग ये वो ड्यूरेशन है जिसमें वर्ल्ड वार की नौटंकियां चालू हो रखी हैं, है ना। एक तो वो है, साथ में आप देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट हमें 1942 में देखने को मिलती है। रॉयल इंडिया की जो म्यूटिनी है ना, जो हमारे रॉयल इंडिया नेवी की जल सेना है, वो एक म्यूटिनी करती है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल्स होते हैं वो भी इसी ड्यूरेशन में होते हैं। तो बहुत कुछ होता है इसके में। और इसी ड्यूरेशन में जो है कांग्रेस के बहुत सारे सेशन नहीं रखे जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपको क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, लगभग ये सब चीज़ें जो है इन ड्यूरेशन में जरूर देखने को मिल रही हैं। और कांग्रेस का सेशन हमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 1946 का टाइम आता है, 1946 का, यानी कि लगभग भारत आज़ाद होने वाला है। और ये ऑलमोस्ट आप समझिए कि आखिरी ही सेशन है बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। यानी आज़ादी से पहले का आखिरी सेशन आपको जो 1946 में देखने को मिलेगा। और ये आखिरी इसलिए भी क्योंकि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। तो सारा जो सेशन होंगे फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होंगे, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के। होते रहे हैं उसके बाद भी, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहीं से हमारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी जो है मेरठ के अंदर बनते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, JB कृपलानी के नाम से मशहूर हैं। तो ये आखिरी जो सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ, आज़ाद होने से पहले आखिरी सेशन जो है उसके हेड बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं। और 1948 में ये वही पी सीतारमैया है और साथ में JL नेहरू साहब, है ना, ये जयपुर के सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं। ये दोनों मिलकर बनते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये वही पी सीतारमैया है जो जिनको कि गांधी ने सपोर्ट कर दिया था कि इनको बनाइए, है ना, लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो कुल मिला के आप समझिए कि ये जो सेशन है 1948 वाला, ये पहला सेशन था आज़ादी के बाद का। तो इसलिए मैंने लिख दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आज़ादी के बाद का पहला सेशन था इसलिए मैंने उसको लिखना जरूरी समझा है। फिर 1948 में ही आप देखिए गांधी जी की डेथ होती है, 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे जो है इनकी हत्या करते हैं। तो कौन करते हैं? नाथूराम गोडसे। और आखिरी शब्द क्या थे इनके? हे राम, ठीक है, हे राम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने बता दिया आपको, लगभग तो हमारा कवर ही हो गया। इसके बाद आप देखिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और बता देता हूं आखिरी के अंदर। जी, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है भाई, चलिए आगे। अब आप देखिए स्वराज जो है, स्वराज का मैंने आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में बोला था स्वराज के बारे में, है ना। ये पहली बार जो ऐलान हुआ 1906 में हुआ। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। फिर पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था एनी बेसेंट बनती है 1917 के कलकत्ता के सेशन में। और पहली इंडियन वुमेन अगर कोई पूछ ले, भारतीय मूल की महिला पूछ ले, तो वो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर के सेशन में बनती है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या है?
अच्छा, मैंने कानपुर में गलती से तात्या टोपे तो नहीं बोल दिया था, नानाजी पेशवा थे, है ना, तो नानाजी का नाम याद रखना, गलती से मैंने तात्या टोपे बोल दिया होगा। और टोटल नंबर ऑफ वीमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अभी तक एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता, ये 3 लेडीज इसके अंदर जो वीमेन है, औरतें हैं, जो प्रेसिडेंट बनी है। मैक्सिमम टाइम की बात करते हैं, सबसे अधिक बार कौन बना है, तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। मेनली दादा भाई का नाम है, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का देखिए कि आगे चल के जब भारत इंडिपेंडेंट हो जाता है वो तब भी बन रहे, लेकिन मेनली तो आप दादा भाई को मानते हैं 86, 93 और 1906 का, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। और फिर जवाहरलाल नेहरू का भी पूछ रहे तो 29, 36 और 37 वाले जो सेशन है उसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, तो कहीं ना कहीं टाइप है। हाँ, अगर ये हो जाए ऑप्शन में कि ए और बी दोनों है तो फिर दोनों को मार्क कर देना, है ना, ऐसे समझ लेना। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो गाया गया है, ये गाया गया है आपका 1896 के कलकत्ता सेशन में, ये भी कई बार आपसे पूछ सकता है ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो लिखा गया है, ये गाया गया 1896 के सेशन में। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक आध सवाल देख लेते हैं कि कौन सा बन रहा है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हमसे पूछा है, तो फर्स्ट वुमेन कौन बनती है भाई मेरे, ये बनेगी आपकी, एक मिनट, इंडियन तो नहीं पूछा ना, फर्स्ट वुमेन पूछा तो एनी बेसेंट बनेगी 1917 के कलकत्ता सेशन में। और अगर इंडियन पूछ लेता तो 1925 के कानपुर के सेशन में जो है सरोजनी नायडू बनेगी। ठीक है, तो हमसे जो है सिर्फ फर्स्ट वुमेन पूछा है, फर्स्ट इंडियन अगर पूछता तो कहानी बदल जाती, तो यहाँ पे वो नहीं पूछा था, तो एनी बेसेंट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये लास्ट में एक आध पॉइंट और देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को एम्फेसाइज किया गया था कि उसको अमेंड करना है, ये फर्स्ट टाइम जो इलाहाबाद के सेशन में 1888 में और सेकंड टाइम में पूना सेशन में 1895 में किया गया। एक तो ये बात ध्यान रखना। फिर ऑल इंडिया खादी बोर्ड का कोई पूछ ले तो 1923 में दिल्ली के अंदर बनता है, दिल्ली सेशन में। खादी मेड कंपलसरी, ये कब किया गया था, खादी को कंपलसरी कब कर दिया गया था कांग्रेस ने, तो ये गुवाहाटी सेशन में किया था 1926 में। कांग्रेस को इलीगल कब डिक्लेयर किया गया, तो 1932 से 1934 में। ये 1932 का वही टाइम है जब गांधी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने जो है यहाँ विरोध कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेने दूंगा। अंबेडकर और गांधी की खूब लड़ाई होती है, फिर पूना पैक्ट होता है, गांधी यहाँ पे यरवदा जेल में डाले जाते हैं। लगभग वही टाइम है जब गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस को जो है इलीगल घोषित कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। फिर ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1927 में बनती है। ये मार्गरेट कजन्स बनाती हैं, है ना, औरतों के हित के लिए, है ना, वीमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए और उनके राइट्स के इशू के लिए। फिर एक महारानी गायत्री का आप ध्यान में रखेंगे कि एक स्वतंत्रता पार्टी बनती है। स्वतंत्रता पार्टी को कौन बनाता है, सी राजगोपालाचारी बनाते हैं, गांधी जी के ही समधी हैं ये। और इसी पार्टी को कौन ज्वाइन करती है, महारानी गायत्री देवी करती हैं। कई बार, एक बार जो है पेपर में ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। ये आखिरी में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा पूरा का पूरा क्रक्स। जैसे आप देखिए 1885 में बॉम्बे में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने लिया और फर्स्ट सेशन था, 72 डेलीगेट थे, फाउंडर थे एओ ह्यूम। ये क्रक्स है सारे का सारा। फिर ऐसी दूसरे सेशन के बारे में है, ऐसी तीसरे के बारे में, कुल मिला के ये सारा का सारा लिख दिया है ना। भीषण नारायण धर वाला जो जनगण मन इस टाइम पे पहला गाया गया था, है ना, 1911 का हो गया। ये फर्स्ट वुमेन वाला जो है एनी बेसेंट वाला हो गया 1917 वाला। तो ये वही है सारे का सारा। ये जो अभी मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको, ये वही है, ठीक है। 1924 का गांधी वाला हो गया, जिसमें एक मात्रा से सेशन जिसमें गांधी हेड बने हैं, बेलगांव वाला हो गया। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो 1925 का जो सरोजनी नायडू वाला हो गया, है ना। तो ये सारे का सारा ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर 1929 का जो पूर्ण स्वराज वाला नेहरू का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 31 का जो है कराची सेशन वल्लभ भाई पटेल वाला। 38 और 39 का जो है हरिपुरा और त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस वाले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सारे क्रक्स हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा एक तो प्रोमिनेंट फिगर्स का और देख लीजिएगा कि बहादुर शाह जफर 2 का जो टाइम है उसी के कंटेम्प्रेरी में कौन हुए हैं, सर सैयद अहमद खां हुए हैं। इन्होंने मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, उनकी एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए। और ये मैंने बताया जैसे कि बहादुर शाह जफर के कंटेम्प्रेरी हुए हैं, तो बहादुर शाह जफर 2 जो है ना, बहादुर शाह 2 कह लो या बहादुर शाह जफर कह लो, एक ही बात है। जवाद उद्दौला का टाइटल इनको दिया था 1842 में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इनका मेन क्या है, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है 1920 में जाके। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, तो वहाँ से आपको ध्यान में रखना। और फादर ऑफ 2 नेशन थ्योरी भी कई बार इन्हीं को बोला जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको एक उपाधि दे रखी थी, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, इन 1869 को उपाधि दी गई है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे असबाब बगावत हिंद लिखी है,
जिसमें इन्होंने लिखा है वो जो सन 57 का रिवोल्ट हुआ था उसकी कमेंट, उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स पास किए हैं इसमें। और कमेंट्री ऑन होली बाइबल हो गया, तहज़ुबुल अखलाक हो गया, ये कुछ किताबें इन्होंने अपनी लिखी हैं। इनकी बायोग्राफी जो है हयात जावेद है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हयात जावेद है। और ये जो है इनके मरणोपरांत जो है पब्लिश की गई है, तो 1901 में पब्लिश की गई। इनकी डेथ 1898 में ही हो गई थी। तो ये इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। एक बीजी तिलक के बारे में आप देखिए कि एक्चुअली में 1884 में एक दक्कन महासभा बनती है, ठीक है, और दक्कन के अंदर ही हम बीजी तिलक को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर मानते हैं, ये बात हमें पता है ना। बॉम्बे, गुजरात, ये जो है ये कुछ कुछ एरिया हैं जिनके आसपास इनका बहुत बहुत वर्चस्व रहा है। और ये हालांकि जो है अलग अलग कांग्रेस से पहले की जो सभाएं हैं, बाद की सभाएं हैं, वो मैंने बता दिया, हम एक अलग वीडियो में डाल देंगे ऐप के ऊपर। बट ये दक्कन महासभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनती है, ये बीजी तिलक और गोपाल गणेश अगरकर जो है ये पुणे के अंदर बनाते हैं। फिर 1894 में आप देखिए गणपति महोत्सव, कई बार पूछा जाता है कि जो गणपति महोत्सव है इससे पहले क्या होता था, घरों के अंदर ही मनाया जाता था केवल, लेकिन बाद में जो है इसको सड़कों पर कौन लेकर आया, बड़े बड़े जुलूस में कौन लेकर आया, तो बीजी तिलक साहब लेकर आए, ताकि लोगों को यूनिफाई किया जा सके, एकता का भाव उनको समझ आ पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। गणपति महोत्सव 1894 में इन्होंने शुरू किया। कुछ जगह पे आपको 1894 की जगह 93 भी देखने को मिलता है, तो आप देख लीजिएगा, है ना, कि ऑप्शन में क्या है, उस हिसाब से आप मार्क कर देना। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि सेम चीज़ देखिए इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया है फोर्ट रायगढ़ से, जहाँ पे शिवाजी का टॉम्ब बोला जाता है कि है। तो कुछ जगह पे आपको 1895 देखने को मिलेगा कि 1895 में स्टार्ट किया, कुछ जगह पे 1894 देखने को मिलेगा। तो एनीवेज ये अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो मेरे हिसाब से इनको एग्जामिनर को पूछना नहीं चाहिए इनकी डेट के बारे में, बट ये पूछ सकता है कि भाई शिवाजी महोत्सव कौन स्टार्ट कर रहे हैं या गणेश महोत्सव कौन स्टार्ट कर रहे हैं, गणपति महोत्सव कौन कर रहे हैं, तो ये बीजी तिलक साहब कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, है ना, एक होम रूल लीग मूवमेंट हो गया 1916 में बेलगांव में किया है, ये कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएंगे। न्यूज़पेपर आप देखिए, जो वीकली केसरी है भाई मेरे, केसरी जो है वो मराठी में है, जबकि जो मेहरत्ता है, जिसको मराठा भी बोलते थे, मेहरत्ता और मराठा एक ही बात है, ये जो है ये इंग्लिश में। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मराठा है तो मराठी में ही होगा, ऐसा नहीं है। मराठा या मेहरट्टा वाला जो है ये जो है इंग्लिश में है, जबकि केसरी जो है वो मराठी में है। फिर बुक्स जो है इनकी गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये बात आप ध्यान में रखना कि ये जो हम पढ़ते हैं आर्यंस वगैरह के बारे में, तो आर्यंस कहाँ से आए थे, तो ये बोलते हैं कि भाई आर्कटिक सर्कल से आए हैं, ये इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी। आए हैं नहीं आए दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये इनका स्लोगन था, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। एक रामकृष्ण मिशन के बारे में भी ध्यान में रखना, 1897 में जो स्टार्ट हुआ है, इसके हेडक्वार्टर बेलूर मठ में वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। और फाउंडर जो हैं रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु हैं, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, तो यही इसके जो है फाउंडर हैं। इनका असली नाम क्या है, नरेंद्र है, नरेंद्र दत्त, तो कई बार नाम पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना। फिर 1828 में एक ब्रह्मो समाज वाला इंपॉर्टेंट है, 3-4 ये इंपॉर्टेंट है मिशन। तो ब्रह्मो समाज वाला राजा राम मोहन रॉय का है, जो बेंटिक के साथ मिलकर जो है सती प्रथा को भी खत्म करते हैं, वो करते हैं 1829 में, लेकिन ब्रह्मो समाज बना रहे हैं 28 में, ये वही राजा राम मोहन राय हैं। फिर 10 अप्रैल 1875 का एक आर्य समाज वाला इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती जो है गिर गांव में या मुंबई में जो है 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना करते हैं। लाला लाजपत राय पे भी आर्य समाज का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, और भगत सिंह पे भी कहीं ना कहीं आर्य समाज का इन्फ्लुएंस हमें जरूर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको एंड में बता दिए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा किसी ने भी अभी तक जो है रामबाण 4.0 बैच नहीं लिया है, तो ये 0 to हीरो बैच है, जिसके अंदर हम बहुत डिटेलिंग में चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इसको आप ले लीजिएगा, ये आपके लिए एक ज़बरदस्त बैच साबित होगा। और आप देखिएगा कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो काम की मैंने सारी की सारी चीज़ें आज के सेशन में करवा दी। आज के सेशन में बस इतना ही है। क्या बोल रहे हैं, हाँ, एनटीपीसी का हेडशॉट आप मांग रहे हैं, मेरे पास जो है सारे मैंने तैयार करवा लिए हैं, बस एक बार मेरे को वो देखने हैं कि उसके अंदर करेक्शंस कोई होंगी, तो वो मैं एक बार देख लूँगा। इकोनॉमिक्स का पूरा आ चुका है, इकोनॉमिक्स के बहुत क्वेश्चन है भाई, मेरे को लग रहा था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, 400-500 स्लाइड बनी है भाई, आप देखिए 350 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के। सेम पॉलिटी का हाल है, और करंट अफेयर का संडे तक मेरे पास आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा जो टीम को दिया था कि इसको सही प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाओ, तो लगभग तैयार है। आप समझिए कि कोशिश करूँगा कि एक सेशन जो है बड़े वाला, जैसे संडे को अब अपना मैच होने वाला फाइनल मेरे ख्याल से, तो कोशिश करता हूँ कि संडे को एक सेशन पहले ही ले लूँ मैच से पहले, है ना, एक हेडशॉट करवा दूँ, तो वो पहले से ही अनाउंस करके रखूँगा, परेशान मत होइए उसके लिए। और फिर अगला जो है
एक आध दिन में अगला सेशन कर लेंगे, ऐसे करके फटाफट बैक टू बैक सारे के सारे एनटीपीसी के हेडशॉट कवर करवा दूंगा। इन बीते दिनों में ये जो होली की सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह चल रही थी उसमें मैं ये बनवा रहा था, आप ऐसे मत समझिए कि मैंने छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं हम, ठीक है। जी चलिए, लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी है। चलिए ठीक है ना, मैक्सिमम बातें आपसे हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ आया होगा। बाकी लोगों को इस कंटेंट के बारे में बताइए, और बस बहुत जल्दी हम जो है इसके बाद इसको टाइमलाइन को आप कल मैं बता दूंगा आपको, है ना, किस टाइम पे आएगी, क्योंकि लंबी वीडियो होगी तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो मैं पहले से ही उसको जो है लगा दूंगा, तो आप देख लेना किस टाइम पे होगी, और कोशिश करूंगा शार्प उसी टाइम पे उस वीडियो को स्टार्ट करने की, है ना, या तो 7 या 7:30 के आसपास उसको स्टार्ट करने के, कि लंबी वीडियो है तो थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाएगा। तो उसमें सब लोग अटेंड करना, आपको मज़ा आएगा, थोड़े गूज़बम्प आएंगे और इन्जॉयमेंट भी रहेगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सबका, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।